नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया से। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार से आ रही है और बिहार में ऐसा लगता है कि इंतखाबी बहार अपने जोरों पर पहुंच गई है। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है या फिर अमित शाह का सवाल है, इस सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं उनसे नफसियाती तौर पर खेलने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कौन बनेगा और अगर हुकूमत बनेगी तो किसकी बनेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्रशांत किशोर, कौन नहीं जानता प्रशांत किशोर को, वो सियासी हिकमत साज भी है, इंतखाबी हिकमत साज भी हैं और साथ ही अब स्वराज जो पार्टी है उनकी, उस पार्टी के सरबराह भी हैं और उन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है और अपने उम्मीदवारों को, कई उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान भी किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 6 या 7 मुसलमान भी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने एक पेशकशी कर दी है कि अब नीतीश कुमार बहैसियत चीफ मिनिस्टर वापस नहीं होंगे। आखिर उन्हें ये इशारे कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, ये एक सबसे अहम सवाल है। वैसे भी 243 रुकनी बिहार असेंबली के लिए बीजेपी ने 101 और जेडीयू यानी जनता दल यू ने 101 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि मां बाकी जो उम्मीदवार हैं वो चिराग पासवान की पार्टी से होंगे, नीतीराम मांझी की पार्टी से होंगे और दिगर हलीफ जमातों की पार्टियों से होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान ने पहले 40 नशस्तों का मुतालबा किया था और फिर अब 29 नशस्तों पर उन्हें इत्तेफाक करना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने लोकसभा इंतखाबात में 100% रिजल्ट दिया है, उसी तरह जिस तरह आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण ने दिया। तो बहरहाल अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के दबाव के नतीजे में चिराग पासवान को 29 नशस्तों पर यानी देकर खामोश कर दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं। अब हो सकता है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने प्रशांत किशोर का आपको हवाला दिया है, प्रशांत किशोर ने वादे तौर पर पेशकश की है कि 30 नशस्तें भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडी जनता दल यू को मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कई पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर जनता दल यू 30 नशस्तों पर कामयाब भी होती है या 30 नशस्तों के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत तो वापस नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ तक बदउनवानियों का सवाल है, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल है और फ्री बीज, जिसके बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो आपने देखा कि बिहार के रक्षावाला हो या मजदूर हो या फिर कोई और हो या खवातीन हो, उनके बैंक अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, वो यानी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा था वो हकीकत में तब्दील हो गया है। तो बहरहाल बिहार की मौजूदा सूरत जानने के लिए हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ। बिल्कुल सही सर, जिस तरह आपने बोला कि फ्री बीज की बात की जाती है, उसके बाद सबको 10-10 हज़ार रुपये फ्री बीज दी जा रही है और उसके बाद ही जिस दिन ये 10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया। तो आप ये भी देख लें कि टाइमिंग कितनी मैच करती है दोनों की। और दूसरी चीज़ आपने बताई जो प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर पहले बोले थे मैं तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन कर दिया और चिराग पासवान पीछे हट गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि आप चुनाव ना लड़ें। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी नज़र आ रहा था कि शायद अगर मैं हार गया तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ख़राब मैसेज जाएगा, इसी वजह से शायद वो पीछे हटे। दूसरी चीज़ ये भी है कि बिहार का इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी वाला रहता है, क्योंकि उसका तराजू कभी इस साइड भारी होता है, कभी इस साइड भारी होता है। अभी जो नीतीश कुमार की हालत है उसमें देख करके यही लग रहा है कि शायद फिर से नीतीश कुमार कुछ ऐसा काम कर दें कि जिससे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। और अगर एनडीए वहाँ पे जीत जाती है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, चूँकि अमित शाह का एक बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि मैंने अभी सीएम फेज़ का ऐलान नहीं किया है और सीएम फेज़ का हम ऐलान अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं सीएम कौन बनेगा, किसे बनाया जाएगा, लेकिन हम नीतीश कुमार के फेज़ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव होने के बाद जब हम जीत जाएंगे उसके बाद जो गठबंधन की पार्टियां हैं बैठ करके डिसाइड करेंगी कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो इससे एक चीज़ ये भी ठीक है कि शायद नीतीश कुमार के लिए उतनी आसानियां पैदा नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये कि नीतीश कुमार को अभी भी समझ आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या। एक बात तो सबसे अहम चीज़ आपने भी बता दी, सीट शेयरिंग वाला मामला कि 101 बीजेपी के पास है, 101 नीतीश कुमार के पास है।
29 चिराग पासवान को दी गई हैं, 6 मांझी को दी गई हैं, 6 कुशवाहा को दी गई हैं। कुशवाहा नाराज थे, कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जताई और उसके बाद उनको दिल्ली अमित शाह ने बुलाया। दिल्ली जा करके उनको एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट दे दी गई। उसके बाद वो मान गए 6 सीटों पर। अब जिस तरह से चिराग पासवान 35 सीटें मांग रहे थे, 40 सीटें मांग रहे थे, उनको 29 सीटें दी गई हैं। अब ये भी देखना है हमें कि जिस तरह से एनडीए में जो खटपट चल रही थी, वही खटपट अब इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन वहाँ पे है, उसमें चालू हो गई है। मुकेश सहनी का कहना ये है कि मैं ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनको ज़्यादा सीटें नहीं दी जा रही हैं, जिसके बाद ये बोला गया कि आपको 2 एमएलसी सीट दी जाएंगी, एक राज्यसभा सीट दी जाएंगी। उसके बाद वो भी हामी भर लिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतनी सीटें मुझे दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ लूँगा इस पर और मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। मतलब आपको पहले से ये बता दिया गया है कि आपको 2 एमएलसी सीट दी जाएंगी और आपको एक राज्यसभा सीट दी जाएगी, तो आप राजी हुए चुनाव लड़ने के लिए। तो आप ये बताइए कि आप फिर बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आप तो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। इसी तरह जो है कुशवाहा ने भी यही किया है कि एक एमएलसी एक राज्यसभा सीट पे आपको राजी कर लिया कि आप राजी हो गए, अब आप जो है एनडीए में जाके चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से गठबंधन और बनाया गया है जो जिसमें एमआईएम है और आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की है, और एक है स्वामी प्रसाद मौर्य। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ा था और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी जब वहाँ नहीं जीती और राज्यसभा के लिए किसी को नॉमिनेट करना था तो जयंत चौधरी को नॉमिनेट किया गया, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो वो पार्टी उनके साथ में वहाँ 3 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये भी देखना है कि वो सिर्फ 35 या 40 सीटों पे शायद चुनाव लड़ रहे हैं या 65 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें एमआईएम के पास हैं। उसके बाद फिर आज़ाद समाज पार्टी को दी गई हैं, फिर 4 सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य वाली पार्टी को दी गई हैं। अब ये भी देखना है कि ये पार्टी, ये जो गठबंधन नया बनाया है जीडीए जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये कितना नुकसान करेगा। उसके बाद पीके तो वहीं है फिर नुकसान करने के लिए। पीके ने खुद ही बोल दिया है कि या तो मैं 10 सीट पे रहूंगा या मैं 150 सीटें जीतूंगा। तो अब 10 सीटों वाला उनका इम्कानात काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जब वो खुद पीछे हटे तो इसका मतलब ये है कि उनको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है कि मैं अगर हार गया तो मार्केट में जो एक इमेज मेरी बनी थी वो सारी खराब हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन, प्रशांत किशोर का जहाँ तक सवाल है कि प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो वोट काटने के लिए वहाँ गए हैं। अब देखना ये है कि उम्मीदवारों की जब कतई फहरिस्त उनकी मंजरेआम पर आती है तो पता चल जाएगा कि क्या वो बिहार में उसी तरह का किरदार अदा करेंगे जिस तरह मायावती ने उत्तर प्रदेश में किरदार अदा किया था। तो बहरहाल एम भी वहाँ पर मौजूद है, प्रशांत किशोर की पार्टी भी वहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि वोट कौन काटते हैं और किसके काटते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर प्रशांत किशोर पसमानदा तबकात और मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के दरमियान जो बड़ा इत्तेहाद हुआ है, यानी कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। और अगर वो आलाजात के जो हिंदू हैं उनको उम्मीदवार बनाते हैं, ब्राह्मणों को ज़्यादा उम्मीदवार बनाते हैं या आलाजात के हिंदुओं को ज़्यादा उम्मीदवार बनाते हैं, तो समझिए कि वो बीजेपी को नुकसान पहुँच सकता है उससे। अब उसी की पैमाना है, उसी की कसौटी पर उन्हें यानी जांचा जाएगा, तब कहीं जाकर ये बताया जा सकता है कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक बिहार की बात है, लेकिन एक बात ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं? मोदी ट्रंप के से का जवाब नहीं दे सकते। ट्रंप इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात आयद करते हैं, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कहते हैं, लेकिन कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसी तरह खामोशी अख्तियार की जब एक बाप यानी अपने यानी फरमाबरदार बेटे को डांटता है, चीखता है, चिल्लाता है उस पर, लेकिन वो खामोश रहता है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने क्यों इस तरह खामोश हैं, हम तो अफसोस का इजहार कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डरते हैं, ओपनली उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डरते हैं। कांग्रेस के तमाम कायदीन कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से डरते हैं। तो आखिर ट्रंप से डरते क्यों हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर है, उसका सबूत भी उन्होंने दे दिया है। 50% रूसी तेल खरीदने यानी खरीदी में कमी करने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, और उसका ऐलान भी कर दिया गया है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। वैसे भी ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदते हुए रूस यूक्रेन जंग में की आग में तेल डाल रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कल
भी यही कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुझे चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनका सियासी कैरियर तबाह हो जाए। तो अब ये यानी इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि मैं तुम्हारा जो सियासी कैरियर है वो तबाह भी कर सकता हूं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ट्रंप की हिम्मत देखिए और मोदी की खामोशी देखिए। और ये खामोशी है या बुज़दिली है, ये तो राहुल गांधी ने बता दिया है और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की जब बात आती है तो ट्रंप के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके इशारे किनारे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हरकतें, उनका नाचना, उनका गाना, उनका चीखना, उनका चिल्लाना, अजीब व गरीब हरकतें करना किस तरफ इशारा देता है। तो बहरहाल अब ट्रंप ने जो जंगबंदी यानी फ़लस्तीन में जंगबंदी करवाई है इसराइल और गज़ा के और हमास के दरमियान, उस बारे में अब पेचीदगियाँ पैदा होने लगी है। क्योंकि खबर यही है जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में हम सुना रहे हैं, खबर ये है कि हमास ने जिन इसराइलियों को यरगमाल बनाए रखा था उनकी लाशें, उनकी बाक़ियात में से 10 लाशें जो है वो इसराइली काम के हवाले कर दी गई हैं। पहले तो रेड क्रॉस के हवाले की गई और उसके बाद वो उनके मुतालिका ख़ानदानों को रवाना कर दी गई है। मज़ीद जो यरगमाली यानी हलाक हो चुके थे उनकी लाशें निकालना अब हमास के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसराइली पाबंदियां आयद हैं और वो कई बैरूनी आलात भी नहीं मंगवा सकते। ऐसे में हमास ने दावा किया है कि इसराइली यरगमालियों की जो लाशें हैं वो ऐसी सुरंगों में दबी हुई हैं जहां इसराइली हमलों ने के ज़रिए उसे तबाह कर दिया है, यानी सुरंगों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई आलात नहीं है, यहाँ तक कि मलबे तले भी लाशें दबी हुई हैं। तो हमास तो अब उन लाशों को निकाल नहीं सकती। ऐसे में जो आलात होते हैं वो आलात की उन्हें ज़रूरत है। अब देखना यह है कि इन आलात का इंतज़ाम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल ने तो पाबंदी आयद कर रखी है। जी बिल्कुल सही सर, जिस तरह अभी आपने बताया कि हमास ने जो अपनी सिचुएशन बताई है कि हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे चीज़ें पहुँचनी चाहिए, चीज़ें पहुँचेंगी तभी वो जो और लाशें वो निकल पाएंगी। लेकिन दूसरी चीज़ आपने जो शुरू में बोला कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के एक धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो वहाँ के स्पोक पर्सन उन्होंने एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हम किसी से भी तेल ख़रीदते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं और उस रीज़न्स के हिसाब से हम तेल ख़रीदते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे देशवासियों को ज़्यादा महंगा ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक चीज़ ये सामने आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नो डाउट ट्रंप से डरते हैं और ट्रंप का जो बयान सामने आया है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका सियासी कैरियर तबाह हो। तो ये इसको लेकर के बीजेपी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, अब बिहार में चुनाव होने वाला है तो बिहार में जाकर के वो वहाँ से ट्रंप को धमकी देंगे, वो वहाँ से ट्रंप की बात कर सकते हैं, ऐसी उम्मीदें जो है जताई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और ये भी है सर कि जिस तरह से हमने देखा कल बिहार के लिए एक कौन कौन से लोग जा कर के वहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे, उसमें एक नाम था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और सर कल योगी ने एक बड़ा बयान दिया है वहाँ पे। योगी का ये कहना है कि महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उनको डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ बुरका नज़र आता है। अच्छा। बुरके के अंदर से वो जो है चेहरा मत दिखाओ, फर्जी वोट डलवाओ वाला काम करवाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का बयान दिया गया था और उसके बाद झारखंड में भी दिया गया था, अब फिर बिहार में भी चीज़ें चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी नीतीश कुमार को मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। वहीं अगर हम फिर दोबारा ट्रंप पे आते हैं तो ट्रंप का जो बयान सामने आया है उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ट्रंप का ये कहना है कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हम उनका कैरियर नहीं जो है ख़राब करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। वहीं फिर ट्रंप और भी बातें करते हैं। ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते भी आप सारे जितने भी बिल हैं वो हमारे देश पे फाड़ रहे हैं। जो टैरिफ लगाना हो या लोगों को वहाँ से उठा करके यहाँ ले करके आना हो, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियाँ लगाकर, सारे काम तो आप हिंदुस्तान के साथ ही कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी अभी तक जो ज़बान है वो खुली नहीं है उन चीज़ों पे जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो बयान नहीं देते। उनके अलावा बाकी उनकी पार्टी के प्रवक्ता जो वो बयान देते हैं। अरे भाई ट्रंप के दोस्त तो आप हैं, आपको बयान देना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के वो प्रवक्ता बयान देते हैं जो अभी तक ट्रंप से मिले भी नहीं है। आप तो ट्रंप से मिले, आप बयान दीजिए कि भाई क्या हकीकत है, क्या झूठ बोल रहे हैं वो। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ,
उन्होंने दोबारा से उनको क्या बोलते हैं नोबेल पीस के लिए 25 के लिए फिर नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो रुकवाने में ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है, एक तरफ हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ये करी नहीं, ट्रंप का कोई योगदान नहीं। तो एक बार आप बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करें, और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे फ़ोन पे बात करके बोलें कि भाई क्या बोला जा रहा है हमारी तरफ, मतलब हमारे लिए ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप चुपचाप बैठे रहते हैं, और यही आपकी चुप्पी जो है एक दिन आपको परेशानी में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है, और वैसे भी डाल चुकी है। वैसे भी किस तरह शर्मिंदा हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। एक वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं करना चाहिए, और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म किसी के सामने शर्मिंदा हो, किसी के सामने शर्मसार हो और अपना सर झुकाए उनकी गालियाँ सुनते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनकी तनकीदें सुनते रहे। और ट्रंप का लबो लहजा देखिए किस तरह हिंदुस्तान के बारे में है, यानी एक तकब्बुराना लहजा उन्होंने इख्तियार किया है। हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने अपना मुंह खोलने से गुरेज करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं? ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंगबंदी करवाई है, अगर मैं जंगबंदी नहीं करवाता तो फिर जो रिवायती हरीफ हैं ये इन दोनों के दरमियान जौहरी जंग भी हो जाती और बहुत तबाहकुन होती, लाखों की तादाद में लोग मर जाते। इस तरह की बात ट्रंप कह रहे हैं, और ट्रंप ने ये बात 1 या 2 या 3 या 10 मरतबा या 20 मरतबा नहीं कही है, बल्कि पूरे 50 मरतबा कही है। अब तो मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन 55 मरतबा ये बात कह चुके हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म, लेकिन उसका समर्थन तो शहबाज शरीफ ने भी किया है। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म क्यों खामोश है पता नहीं। वज़ीर आज़म को बताना चाहिए कि भाई क्या हकीकत है क्या नहीं है। वज़ीर आज़म को हमारे जो हैं उनको बात करनी चाहिए ट्रंप से, लेकिन वो अभी तक खामोश हैं। वो अब देखिए बिहार जाएंगे, बिहार में जब वो रैली कर रहे होंगे ये बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ये बात करेंगे, लेकिन वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अभी हमने देखा कि तालिबान के लोग यहाँ आए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि अब तो तालिबानियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अब तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें जहाँ पे ऐसे पत्रकारों को बुलाया जाए जो बिल्कुल भी या तो वो सत्ता पक्ष के साथ ना हो या विपक्ष के साथ ना हो, ऐसे जो सिंपल वाले पत्रकार होते हैं उनको बुलाया जाए ताकि वो आपसे सवालात कर पाएं। और आप फिर देखें किस तरह से आप जवाब देते हैं, किस तरह से आप बातों को घुमाते हैं। नहीं, आप में हिम्मत है तो आप बुलाइए, सहाफ़ियों को बुलाइए, आज़ाद सहाफ़ियों को बुलाइए, गुलाम सहाफ़ियों को मत बुलाइए, इसलिए कि गुलामाना ज़हरियत रखने वाला जो गोदी मीडिया है वो सिवाय तलवे चाटने के और कुछ नहीं कर सकता, और उसको तलवे चाटते ही रहने दीजिए। और वो आपकी हर नाकामी को कामयाबी के तौर पर पेश करता है, आपकी खामोशी को आपके चीख पुकार के तौर पर पेश करता है, और आपके बारे में कहता है कि वो नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। क्या कर दिया है 14 साल के दौरान, सॉरी 11 साल के दौरान क्या कर दिया है सारी दुनिया जानती है। 2014 से हिंदुस्तान को किस तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लेकर गई है ये भी सारी दुनिया जानती है। अरे अफरा तफरी का माहौल है और हर वक्त हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की जा रही है, मुसलमानों और ईसाइयों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब तो बुर्का भी आ गया इलेक्शंस में। बेचारा ये योगी है, उसे तो कुछ आता नहीं, जाता नहीं, तरक्की के लिए इकदाम नहीं करता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता रहता है। उसका लबो लहजा अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई चीफ मिनिस्टर में नहीं बल्कि किसी गली का एक छोटा सा लीडर बात कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि योगी के लिए भी सियासी क्लासेस होना चाहिए, पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं उसे ये बताना चाहिए, सियासी इक़दार के बारे में उसे समझाना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जात पात मजहब वो मिल्लत रंग और नस्ल की बुनियाद पर सियासत ना करें, बल्कि हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को जो मसाइल हैं उसके उस बुनियाद पर सियासत करें, उस बुनियाद पर पॉलिटिक्स खेलें। और वरना पॉलिटिक्स का आप खेलते रहेंगे, सियासत खेलते रहेंगे और सियासत करते रहेंगे तो ये हिंदुस्तानियों को सियासत की जरूरत नहीं है बल्कि तरक्की की जरूरत है, 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, सुकून और चैन की जरूरत है, अमन और अमान की जरूरत है। और आप हिंदुस्तानियों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को तो आपने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, हिंदू मुस्लिम में तकसीम करके रख दिया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत भी कई रियासतों में तकसीम हो जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि 40 करोड़ आबादी है भाई, ये कोई मामूली रियासत नहीं है, बल्कि एक उसमें से कई तेलंगाना जैसे कम अज कम मैं समझता हूं कि 10 रियासतें निकल सकती हैं। देखिए, पहले हम अभी एक बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने गाना बनाया है, उस गाने का शीर्षक ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। और मोदी जी के ऊपर गाने बनाए गए हैं। और वही हम देखते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दूरदर्शन जब आता था तो एक वो चलता था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, उसमें पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की गई थी। और यहाँ पे इस तरह के गाने बनाए जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सही कहा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या चीज़ें, मोदी है तो मुमकिन है। आज ट्रंप आपको धमकी दे रहे हैं कि आपका सियासी कैरियर ख़राब हो सकता है, और आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
जिन लोगों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया आप उनसे जाके गले मिलने हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता उनका बाइकआउट कर रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के हाथ मिला रहे हैं। तो ये भी तो मोदी है तो मुमकिन है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं ना। बहुत सारी चीज़ें देश में ऐसी हो रही हैं। देश के एक बड़े, जिस तरह आपने बोला उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जाकर के बिहार में कह रहे हैं कि अपोजिशन को, यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं खास करके आरजेडी और कांग्रेस, इनको विकास नहीं बुरका नजर आता है। उसी तरह जिस तरह योगी आदित्यनाथ को डेवलपमेंट नहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर नजर आता है। सनातन का चोला ओढ़ करके जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको भी सनातन के जो बड़े धर्मगुरु हैं उनको एक बार समझाना चाहिए, डांटना चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें, आप तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और सनातन उनका काम है, उनका सब्जेक्ट है, वो कर दे दीजिए, आप सियासत कीजिए। आप सियासत कीजिए, आपको सियासी उस कुर्सी पे बिठाया गया है तो आप सियासत करना, और सियासत करना ये है कि आपके लिए सारे लोग बराबर होते हैं। हाँ, कोई अगर गलत काम करा तो आप उसको ज़रूर सजा दीजिए, लेकिन आप सिर्फ एक तबके को लेकर के हमेशा बयान देते हैं। आपकी मेंटेलिटी अभी भी उसी मठ वाले की मेंटेलिटी है, आपकी मेंटेलिटी अभी वो सीएम वाली मेंटेलिटी नहीं हुई है। मठ में जो लोग रहते हैं उनको लोगों को आकर्षित करना होता है, सनातन धर्म से जो लोग इधर उधर हो रहे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान देने होते हैं। तो आपकी मेंटेलिटी अभी वही है। आप एज ए सीएम अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें सीख पाए। आप 2017 से सीएम हैं और आज 2025 चल रहा है। 2027 में 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होने हैं और उसके बाद फिर अगर बीजेपी जीतती तो मुझे लगता है फिर से योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश तकसीम की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर कई और रियासतों में से तकसीम कर दिया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, जैसा कि शरिया सिंह ने कहा है कि सनातन का जो चोला ओढ़कर इस तरह के काम करते हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। और जैसा कि मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन बहुत अच्छा नारा है और ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। अपोजिशन कहते हैं कि ट्रंप ने जिस तरह की बकवास हिंदुस्तान के खिलाफ की वो मोदी है तो मुमकिन है। आज आलमी सतह पर जो हिंदुस्तान की छवि मुतासर हुई है तो अपोजिशन कहती है कि मोदी है तो ये मुमकिन है। और अंदाजा कीजिए कि अगर हिंदुस्तान में अगर 3 साल की एक दलित लड़की की इज्जत महफूज नहीं है तो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ये मोदी है तो मुमकिन है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोदी जी किस कदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो लेकिन महंगाई जिस अंदाज में बढ़ गई है, एक ज़माना वो भी था जब वो यूपीए की हुकूमत थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में पेट्रोल 64 रुपये फी लीटर था, लेकिन मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस हुकूमत अवाम को लूट रही है और डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की नाकामी है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आज तारीख में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरा है तो वो मोदी की वजह से गिरा है, और मोदी है तो मुमकिन है। तो ये ऐसा अपोजिशन कहती है। इसी तरह अब नहीं, आप वो देखिए, ये तो महंगाई की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कीजिए तो ये अपोजिशन कहती है मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, दलितों के साथ जो अत्याचार होना चाहे वो 3 साल के बच्चे हो या फिर देश के सीजीआई हो, तो ये भी तो मोदी है तो मुमकिन। अरे चप्पल, वाकई अच्छी बात आपने कही है, चप्पल फेंकर मारा गया है, सिर्फ सीजीआई को नहीं मारा गया है, हुकूमत के मुंह पे चप्पल मारी गई है। ये मोदी है तो मुमकिन है। यकीन मानिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अब तक मैंने जो अल्फाज अदा किए हैं ये अपोजिशन कहती है। आप अंदाजा कीजिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत ही बावकार ओहदा है, जो अहम दस्तूरी ओहदेदारों को दस्तूरी ओहदों पर हलफ दिलाता है, और उस पर आप चप्पल फेंकर मारते हैं और वो आज़ाद फिरता है, गुंडा और राउडी शीटर वकील। और आप अंदाजा कीजिए कि उसे पहले अंदर करना चाहिए, वरना ये समझा जाए क्या कि मोदी हुकूमत के इशारे पर या बीजेपी के कायदीन के इशारे पर या सनातन के नाम लेने वाले जो लोग हैं उनके इशारों पर एक दलित को जूता फेंकर मारा गया है, एक बुद्धिस्ट को जूता फेंकर मारा गया है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं BR गवाई, वो पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस है हिंदुस्तान के और दूसरे दलित चीफ जस्टिस है। आप एक दलित को आप मार सकते हैं, चप्पल फेंकर मारते हैं, जूता फेंकर मार सकते हैं, तो वो भी चीफ जस्टिस के हैसियत से आपके मुंह पर मार सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ी गैर मामूली यानी फिराक दिली का मुजाहरा किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। अभी जो कल खबर आई थी ये आई थी कि अब उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। दीपावली की छुट्टी के बाद जब दोबारा से अदालत खुलेगी तो उनके खिलाफ चीज़ें चलेंगी। उसको लेकर के हमने ये भी देखा कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने भी और जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ अपील दायर की कि भाई ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये देखना है कि वो कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि जिस दिन ये जूते वाला केस हुआ था उसके अगले दिन हमने देखा था मीडिया के सामने बैठ करके, मीडिया उनके घर गई थी और उनके सामने बैठ करके वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिल्कुल आज़ाद बैठे हुए थे कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने हिंदुत्व के नाम पे, क्योंकि उनका एक बयान भी सामने आया था उस दौरान
कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप ये भी देखिए कि हर इंसान ने, जो भी इंसान गलती कर रहा है उसमें वो कोई ना कोई चोला ओढ़ रहा है। अगर किसी को गोली मारी जा रही है, गोली मार करके वो JSR का नारा लगा देता है तो वो जो है उसको बचा लिया जाता है। इसी तरह से हर चीज़ के नाम पे, धर्म के नाम पे सारे काम किए जा रहे हैं और उसमें सिर्फ एक चोला ओढ़ा जा रहा है, एक मुखौटा लगाया जा रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को लोगों को और हमारे देश की जो सरकार है उसको देखना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। और वैसे भी आप देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो किरदार रहा है, किस कदर उसे CGI कहते हैं छोड़ दीजिए तो ऐसे आसानी से छोड़ देती है जैसे कि कोई एक मामूली, यानी उसने कोई जुर्म नहीं किया हो, जूता भी वापस कर दिया जाता नहीं किया हो, जूता भी बड़ी इज्जत के साथ वापस किया। अगर कोई मुसलमान होता, मैं गारंटी देता हूँ उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, उसकी डेड बॉडी वहां से कोर्ट रूम से बाहर निकलती। तो ये शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि निफाज कानून की एजेंसी को भी क्या जब तक वो तासुब जानिबदारी करेंगे, यकीन मानिए कि अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, खाना जंगी का माहौल पैदा हो सकता है हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मुबस्सिरीन है, जो सियासी पंडित है, जो हिंदुस्तान के यानी हालात पर नजर रखते हैं, वो कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।